गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सारणिक में हम लोग अब अंतिम एक्सरसाइज में आ गए हैं और अंतिम एक्सरसाइज से आपको एक 8 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आना ही आना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जिसमें से आपको 3-4 वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे और आपको आव्यूह विधि से हल करके उसको XYZ का मान प्राप्त करना होगा और यहाँ से आपको 8 नंबर दम श्योर हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर ये कभी आपसे छूटेगा नहीं। बस शुरू से अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो क्लीन ना दिखे तो आप जा करके अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके 240 या 360p पर देखें, आपको क्लीन वीडियो और आवाज़ भी स्पष्ट आपको आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। तो शुरू करते हैं जो 4.6 है। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों को संगत या असंगत रूप में वर्गीकरण करना है। यहाँ अभी आपसे समीकरण हल करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल इसमें संगत बताना है और असंगत बताना है। तो याद रखिएगा, संगत और असंगत बताने के लिए हमें क्या करना होता है। किसी भी जो दिया जाता है समीकरण उसको पहले हम एक सारणिक रूप में या आव्यूह रूप में कर लेते हैं और उस आव्यूह का हम सारणिक मान निकालते हैं। और सारणिक मान यदि 0 आ गया तो वह आपका अव्युत्क्रमणीय कहलाता है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को असंगत निकाय कहते हैं। अगर सारणिक मान 0 नहीं आया, यानी माइनस में या प्लस में कुछ भी आ गया, तो वह आपका होता है व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय को हम संगत निकाय कहते हैं। पुनः एक बार याद रखिएगा कि यदि वह व्युत्क्रमणीय है तो संगत होगा और अव्युत्क्रमणीय है तो असंगत होगा। चलिए सवाल कैसे जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। यहाँ जो पहला सवाल है वह कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि x + 2y बराबर 2, 2x + 3y बराबर 3। इससे हमें बताना है कि यह जो 2 निकाय दिया गया है वह संगत है कि असंगत है। तो पहले इसमें हम देखिए क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। तो पहले हम इसमें प्राप्त करते हैं एक आव्यूह A। वह आव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो उसको ध्यान देखिए। पहले इसमें देखिए जो आपका पहला समीकरण दिया हुआ है, तो पहले समीकरण देख रहे हैं कि सिर्फ 2 चर वाला है। जब 2 चर वाला है तो वह द्वितीय कोटि का आव्यूह मिलेगा। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। y का गुणांक क्या है 2, यहाँ हो जाएगा 2। यानी पहले जो आपके समीकरण रहेंगे x y के गुणांक को लिख देंगे, वो हमारी पहली पंक्ति होगी। क्या होगी, पहली पंक्ति। अब देखते हैं दूसरे समीकरण जाते हैं। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 रहेगा और y का गुणांक 3 है तो 3 रहेगा। अब ये जो प्राप्त हुआ यह द्वितीय कोटि का है, 2 × 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। यह जो आव्यूह आपको प्राप्त हुआ ये A आव्यूह प्राप्त हो गया। अब चलिए एक उसके बाद निकलता है कैपिटल X। तो कैपिटल X बराबर याद रखिएगा कि यदि द्वितीय कोटि का है तो कैपिटल X बराबर होगा केवल x और y। अगर ये तृतीय कोटि का रहेगा तो x बराबर होगा x y z। अब देखिए एक और होता है, यहाँ लिखते हैं B क्या होता है। तो B याद रखिएगा कि B आव्यूह जो होता है, दोनों समीकरण जो अचर पद होता है, यानी पहले समीकरण में अचर पद 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और दूसरे वाले में अचर पद 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। यह हमारा दिया हुआ है। तो हमें समीकरण हल करेंगे तब इसका और इसका आगे रोल है, लेकिन हम अभी समीकरण नहीं हल कर रहे हैं, सिर्फ निकाय बता रहे हैं कि वो संगत है कि असंगत है। तो सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। तो हम इसका निकालेंगे क्या, मापांक यानी माड सारणिक मान निकालेंगे। तो सारणिक मान निकालेंगे तो लिखेंगे माड A बराबर, और माड A बराबर आपको बताया गया है कि इसमें क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का में 3 माइनस 2 के 4। जब हल करेंगे तो A बराबर आ जाएगा, माड A बराबर आ जाएगा कितना, -1। तो इसको हम देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे अतः माड A डज नॉट इक्वल टू 0, यानी माड A डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब यह क्या होगा, जब 0 माने यह A है 0 के बराबर नहीं है,
तो जब सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वह आपका व्युत्क्रमणीय होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमणीय। और व्युत्क्रमणीय जो होता है उसी को हम कहते हैं संगत निकाय। क्या कहते हैं? संगत निकाय। अगर यही 0 आ जाता तो वह 0 आ जाएगा तो हो जाएगा अव्युत्क्रमणीय, और अव्युत्क्रमणीय को हम क्या कहते हैं? असंगत। अगर कभी आपको आव्यूह दे करके पूछ दे कि बताइए कि क्या निम्नलिखित में से व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय, तो आप याद रखिएगा कि आप उसका सारणिक मान निकालिएगा। अगर सारणिक मान 0 के बराबर आ गया तो वह आपका अव्युत्क्रमणीय है, और 0 के बराबर नहीं आया तो वह व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय संगत होता है और अव्युत्क्रमणीय क्या होता है? असंगत होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए निकाय संगत है। तो आप समझ गए होंगे कि संगत और असंगत बताना हो तो क्या करेंगे। पहले हम जैसे कोटि का रहेगा, आप इसको देखे हैं, पहला जो सवाल था वो द्वितीय कोटि का है। मैं आपको प्रश्न एक तृतीय कोटि का लेकर के बताऊंगा उसको कैसे हल किया जाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि यह संगत है कि असंगत है। तो आप इसको नोट कर लें ताकि तृतीय कोटि का बताया जाए। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। चूंकि 1 से 6 तक बताना था तो सभी प्रश्न को आपको हल नहीं कराया जाएगा। हमने एक पहला बता दिया और एक पांचवा बता देते हैं। बाकी 1 से 6 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पांचवा है। यह देखिए इसमें XYZ। जब XYZ है तो यह तृतीय कोटि का होगा। तो जैसे हमने अगले प्रश्न को हल किया था ठीक उसी प्रकार हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे आव्यूह A। आव्यूह A बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आव्यूह A बराबर आपका होगा, जो इसके पहले समीकरण XYZ के गुणांक होंगे वो पहली पंक्ति बन जाएगा। x का गुणांक 3 है, इसमें -1 है और इसमें -2 है। चलिए इधर चलते हैं। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका समीकरण 2 है तो चूंकि यह तृतीय कोटि का है लेकिन इसमें x वाला मान नहीं दिया है। याद रखिएगा, जब एक समीकरण तृतीय कोटि का हो जाए तो सभी उस XYZ ही होते हैं, जिसमें जो पद छिपा रहता है अगर नहीं रहेगा तो उसका गुणांक 0 मान लिया जाता है। जैसे देखिएगा इसमें x वाला पद नहीं है यानी उसको 0 मान लिया जाएगा। y के गुणांक 2 है, 2 हो जाएगा, और x का गुणांक क्या है? -1 है, -1 कर दिए। इसमें देखिए x का गुणांक 3 है तो 3 कर देंगे, y का गुणांक -5 है। अब देखिए इसमें z नहीं है तो z गुणांक क्या हो जाएगा? 0। तो हमने यहाँ आव्यूह A प्राप्त कर लिया। अब यही अगर कैपिटल X का मान निकालना हो तो वो हो जाएगा XYZ, क्योंकि तृतीय कोटि का है। कैसा आव्यूह है? तृतीय कोटि का। और B बराबर क्या हो जाएगा? तो B बराबर हमारा हो जाएगा, देखिएगा इसमें 2 है बराबर में तो 2 हो जाएगा, -1 तो -1, और यहाँ 3 है तो ये 3 हो गया। हालांकि इसका अभी कोई रोल नहीं है। अभी जैसे हम लोग प्रश्न नंबर 7 के आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि x और b कैसे निकलता है। यानी यही XYZ देखते हैं ना, इसी को हमें आव्यूह विधि से हल किया जाता है, करके निकालना होता है। और यहाँ से 8 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो इसको देखिए, पहले हमें समीकरणों को हल करना नहीं है, इसको भी बताना है कि संगत है कि असंगत है। इसको भी लिखेंगे तो लिखेंगे mod A बराबर mod 3 - 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। इसका सारणिक मान निकालते हैं, नीचे लिखिएगा। तो आप जानते हैं कि सारणिक मान निकालने के लिए किसी भी सारणी को पंक्ति या स्तंभ के किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो इसमें हम आरोहण के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो आपको पता है कि प्लस माइनस कैसे भी चलता है। तो ये हो जाएगा, पहले प्लस चलता है तो -3 ले लेंगे तो यह पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा, बचेगा ये चारों, गुणा करिएगा ये हो जाएगा 0। सूत्र का माइनस, इसका गुणा करेंगे 5 का -5 का -1 में तो +5 हो जाएगा, तो +5 आएगा तो यहाँ लिख देंगे। अब सूत्र का माइनस होता है, जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो खुदे माइनस में है तो +1 हो जाएगा। जब इसको लेंगे तो ये पंक्ति पहली खत्म रहेगी और दूसरा ये स्तंभ खत्म रहेगा, यानी गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सूत्र का माइनस और इसका इसमें गुणा करिएगा आप, देखिएगा -3 होगा, वो -3 आएगा तो यहाँ +3 हो जाएगा। अगला लेंगे इस 2 को लेंगे, चूंकि प्लस में चलता है तो -2 हो जाएगा, तो यह हमारी स्तंभ खत्म हो जाएगी, गुणा करिएगा ये 0 हो जाएगा। सूत्र का माइनस, जब इसके इसमें गुणा करेंगे हम लोग, जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 6,
2 3 6 हो जाएगा। अब इसको नीचे हल करते हैं। माड ए बराबर देखिएगा, इसे गुना करेंगे तो चूंकि माइनस में होगा तो -15 हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, और इसका गुना करिएगा तो माइनस का गुना करेंगे तो +12 हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -15 + 15, यानी माड ए बराबर 0 आ गया। देखिए यहाँ माड ए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको बताया गया है कि माड का मान जब 0 आ जाए तो वह क्या होता है, आपका अव्युत्क्रमणीय होगा। जब किसी भी अवयव का सारणिक मान 0 हो जाए तो वह होता है अव्युत्क्रमणीय, और अव्युत्क्रमणीय को कहते हैं असंगत निकाय। क्या कहते हैं, असंगत निकाय। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ माड क्या हो गया है, 0, इसलिए यह क्या होगा, असंगत होगा, असंगत निकाय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप संगत और असंगत निकाय हल कर लेंगे। कैसे इक्वेशन दिया रहेगा तो आप कैसे आर्ग्यू क्रिएट करेंगे ये भी कर लेंगे। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप अगर ये नहीं कर पाए तो 100 नंबर में समझिए कि 8 नंबर आपका गया। तो आव्यूह विधि से किसी भी 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है अब हम लोग करने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए, तो इसको नोट करिए। अब हम बताते हैं सवाल नंबर 7 के आगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 से 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसी प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा था आपको उससे शुरू में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, बस उसको याद रखिएगा। इसका फार्मूला ये होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैपिटल X बराबर A इनवर्स इंटू B, ये याद रखना। इसी फार्मूला के अंतर्गत आपका ये सवाल बनेगा। तो देखिए ये हम फार्मूला लिख दिए हैं। अब इसमें ये है क्या, x क्या है, A इनवर्स कैसे निकलेगा और B क्या है, इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं क्रमशः। आप बस बने रहिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल X है, तो कैपिटल X बराबर क्या होगा, चूंकि यह इसमें 2 चर वाले हैं, यानी 2 चर वाला समीकरण है, तो इसलिए कैपिटल X बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल x और स्मॉल y। कैपिटल X मान यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब चूंकि A है तो डायरेक्ट A को निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आव्यूह A निकालते हैं पहले। तो आव्यूह जो A होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अभी हमने आगे प्रश्न नंबर 1 और 5 पढ़ा है, तो ये 5 हो जाएगा, उसके बाद 2, दूसरे में 7 3, ये हो जाएगा हमारा आव्यूह A। अब हमें B निकालना है, तो देखिए B कैसे निकालेंगे, तो B देखिए जो लास्ट में होता है वो B कहलाता है, यानी 4 और 5 हमारा हो गया B। अब देखिए हमने डायरेक्ट X भी निकाल लिया और B भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है केवल A इनवर्स, और A इनवर्स निकालना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो वह आप सर्च करके देख लें, जिसमें आपको पढ़ाया गया है 4.5 में। उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो इनवर्स निकालना है, उसमें मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कैसे निकलता है। चलिए हम निकालते हैं आपका A इनवर्स। A इनवर्स निकालने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है जान लीजिएगा। तो A इनवर्स बराबर होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A एडज्वाइंट ADJ एडज्वाइंट, ये होता है A इनवर्स। कभी कभी एग्जाम में केवल A इनवर्स तक ही पूछ देता है, तो इसमें बहुत सारा निकालना। उसके बाद एडज्वाइंट है, तो एडज्वाइंट क्या होता है, एडज्वाइंट भी निकालना, जान लीजिए। एडज्वाइंट क्या होता है, तो ADJ एडज्वाइंट बराबर होता है, अगर ये द्वितीय कोटि का है तो A11 A12 A21 A22, और ये T रहेगा। T का मतलब होता है प्रवर्त आव्यूह। चलिए शुरू करते हैं सवाल को हल करना। सवाल में कुछ नहीं है, बस आप बने रहिए। तो सवाल दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया है आव्यूह A बराबर, आव्यूह A दिया है आपका 5 2 7 3। चलिए पहले इसमें निकालते हैं A11। देखिएगा जरा, इसमें A11 क्या है, तो आपको पता है कि एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 सम संख्या, यानी सम संख्या के लिए हमेशा प्लस का प्रयोग करते हैं, विषम के लिए माइनस का। तो 1 1 में यह पंक्ति और यह स्तंभ खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा।
अब यहाँ से निकालेंगे 1 2 जोड़ेंगे तो देखिएगा, जोड़िएगा तो 3 आएगा, 3 के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 2, तो यह पक्ति और यह स्तंभ खत्म तो बच जाएगा 7। उसके बाद यहाँ निकालिएगा 8 2 1, इसको भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए माइनस का प्रयोग। ये है 2 1, तो 2 1 में यह स्तंभ और ये पक्ति खत्म तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ निकालिएगा 8 2 2, जोड़िएगा 4 आएगा, 4 है सम संख्या और सम संख्या के लिए परस्पर प्रयोग होगा। ये है 8 2 2, तो यह पक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा। यानी हमने सहखंड निकाल लिया। जब सहखंड निकाल लिया तो यहाँ से हम निकालेंगे, एक बात और गड़बड़ हो गई, ये सहखंड निकल गया तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका गड़बड़। देखिए पहले उसको निकालने से पहले यहाँ एक चीज निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो पहले तो हमें क्या करना होता है कि यह अगर व्युत्क्रमणीय होगा, अवयव उसी का हल होगा, तो हमने उसको चेक नहीं किया तो यहाँ चेक कर लेते हैं। जरा नीचे देख लीजिएगा, जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे माड ए बराबर, माड ए बराबर देखिए इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा सारणिक 5 2 7 3। जब इसको हल करिएगा तो इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा तो ये हो जाएगा 3 5 15 माइनस 2 7 14, यानी माड ए का मान आ गया है 1। कितना आ गया है 1 आ गया है। और यह आपका व्युत्क्रमणीय है। ये क्या है व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो उसका निकाय संगत होता है और संगत को हल किया जा सकता है, तो ये जरूरी था। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है देख लीजिए, ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा माड। क्या होता है 1 बटा माड। तो 1 बटा माड, माड का मान निकाला गया है 1 देख लीजिए। उसके बाद क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट को देखो, एडजॉइंट का सूत्र ये होता है, यानी ये निकाल के सब रखा गया है। देखिए एडजॉइंट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो एडजॉइंट 1 1 1 1 का मतलब हो गया 3, उसके बाद हो जाएगा 1 2 मतलब -7, उसके बाद -2, उसके बाद 5, और इस पे एडजॉइंट के लिए लगता है टी, तो इस पे कर देंगे टी। टी का मतलब होता है क्या, टी का मतलब होता है अपवर्त अवयव। 1 से 1 में भाग देंगे, एक कुछ नहीं होगा। तो अपवर्त अवयव का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देना। तो देखिए पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ बन जाएगा, ये दूसरा पंक्ति है दूसरा बन जाएगा स्तंभ, ये बन गया। अब हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट इस फार्मूले पर, यह फार्मूला ही सवाल आपसे हल कराएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी, ये सूत्र है, इसी से सवाल बनाते हैं। अब सवाल बन जाएगा, सवाल में कोई बराबर नहीं होगी। तो देखिए कैपिटल X है, कैपिटल X का मान हमने यहाँ देखिए लिखा गया है, कैपिटल X पर लिखेंगे x y। चलिए x y लिख दिए। ए इनवर्स निकाला गया है यहाँ, तो ए इनवर्स क्या है देखिएगा ध्यान से, 3 -2 -7 और 5 यहाँ गुणा है। तो बी का भी मान निकाला गया है 4 और 5, 4 5 अवयव 4 5 है। तो यहाँ गुणा है, तो गुणा करना आपने अवयव में सीखा है। देखिएगा गुणा करिएगा तो गुणा कैसे होता है, गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। इसका गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा -10, तो -10 हो गया। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 7 चौक 28 -28। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 5 25 प्लस 25 हो जाएगा। इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, अवयव एक्स वाई बराबर, ये देखिएगा 12 में से अगर 10 घटाएंगे तो 2 होगा, क्या होगा 2 हो जाएगा। और -28 में 25 जोड़िएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा है कि यदि 2 अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए 2 समान हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे यहाँ कि x बराबर 2 तथा y बराबर -3, y बराबर -3। यही जो हमारा निकल के आया है एक्स वाई का मान, वो हो जाएगा आपका आंसर। देख लिया कि हमारा जो आंसर है 2 और -3 है। आपको उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझ लीजिएगा
फिर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को प्रत्येक समीकरण निकाय को अभियुक्त से हल कीजिए। तो हमने इसमें देखिए ये चूंकि पहला प्रश्न था इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है, इतना लॉन्ग नहीं होगा। द्वितीय कोटि का था तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन पेपर में द्वितीय कोटि का प्रश्न अगर पूछता है तो यह 1 या 2 नंबर पूछेगा, यहाँ से ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही तृतीय कोटि का प्रश्न आपसे पूछेगा तो मान के चलिएगा वो 100% आपसे 8 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। यही विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा प्रश्नावली होती है जो फिक्सेज होता है कि यहीं से आपको प्रश्न 8 नंबर का आएगा। 10 या 8 सवाल होंगे, अगर आप तैयार कर ले तो एक सवाल तैयार कर लोगे तो आप सारा सवाल तैयार हो जाएगा, क्योंकि समीकरण तो सेम रहेंगे, बस उसके जो गुणांक होंगे वही बदलते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक तृतीय कोटि का सवाल भी बता दिया जाता है, तो पहले आप इसको नोट करें। देखिए प्रश्न नंबर 12 या देखिए XY Z यानी इसमें 3 चर हैं और तीनों चर को हल करके निकालना है, यानी ये तृतीय कोटि का अवयव प्राप्त होगा। याद रखिएगा यहाँ से दम हर बार 8 नंबर का मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, इसका मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है। दम आप सीरियस होकर के पढ़िए, यहाँ से 8 नंबर आप परीक्षा में लेकर के आएंगे। एक एक नंबर इंटरमीडिएट में इम्पोर्टेंट होता है, आप बस मेहनत करते रहिए। MS टीम एक सफलता का आपका मंत्र है, बस आप बने रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए इस सवाल को हल करेंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे A बराबर, तो A बराबर आप समझ चुके हैं कि जो पहला समीकरण रहेगा उसका XY Z का जो गुणांक होगा वो पहले पंक्ति बनेगा। तो कुछ नहीं गुणांक दिख रहा है, तो 1 है, -1 है और यहाँ 1 है, ध्यान दे रहे हैं। 1 -1 और 1 हो जाएगा। दूसरा में चलते हैं, ये 1 से गुणांक 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ -3 है। तीसरे में चलते हैं, देखिए तीनों में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 1। चलिए हमने आव्यूह A प्राप्त कर लिया। अब आव्यूह B प्राप्त करते हैं। तो B आपको पता है कि जो अचर पद होते हैं, यानी 4 0 2 और एक होता है आपका कैपिटल X। तो कैपिटल X आपको पता है कि जब तृतीय कोटि का होगा तो XY Z होगा, द्वितीय कोटि का होगा तो XY होगा। तो ये है, तो पहले हम जानते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व के लिए हम इसका निकालते हैं माड A निकालिएगा। माड A कैसे निकलता है, तो पहले A को लेंगे, जब A को लेंगे तो यह पूरा पंक्ति और ये स्तंभ खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे 1 का में 1, सूत्र का माइनस, इसका गुणा करेंगे तो ये 3 का में 3 -3 होगा, तो माइनस यहाँ +3 हो जाएगा। उसके बाद सूत्र का यहाँ माइनस होता है, सूत्र क्या होता है माइनस, तो माइनस हो गया। और ये दूसरा एलिमेंट लेंगे वो खुद ही माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, +1। जब इसको लेंगे तो यह आपको पता है कि स्तंभ खत्म हो जाएगा, ये पंक्ति तो खत्म ही रहेगी। तो यह दोनों बचेंगे और यह दोनों गुणा करेंगे, 2 का में 2, सूत्र का माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा गुणा करेंगे तो ये 3 का में 3 होगा, लेकिन -3 होगा, वो माइनस आएगा तो यहाँ +3 हो जाएगा। आगे +1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो यह स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी, गुणा करिएगा 2 का में 2 -1 का में 1। अब इसको देखते हैं, हल करिएगा तो माड A बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का में 4 प्लस 3 2 5, 5 का में 5 और 2 में से 1 हटेगा 1, 1 का में 1, यानी आपका आ गया माड बराबर 10। देखिए ये 10 जो आ गया, तो 10 मतलब माड A डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात तो यह व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय का हम आसानी से सभी का हल कर लेते हैं। तो यह हमने निकाल लिया माड, यानी इसका अस्तित्व है। अस्तित्व यह है, तो अब हमें निकालना होगा जो दिया गया है उसका सहखंड। क्या निकालना होगा, तो सहखंड निकालते हैं। तो यहाँ नीचे देखिएगा, तो पहले निकालेंगे हम लोग 1 1। क्या निकालेंगे 1 1। तो 1 1 में किसी प्रकार के एलिमेंट को नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 1 का विषम है तो क्या हो जाएगा, सम है तो प्लस हो जाएगा। 1 1 में पहली पंक्ति खत्म। याद रखिएगा जब हम सहखंड निकालते हैं तो इस अवयव को नहीं लेते हैं, सिर्फ उसके स्थान को लेते हैं। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे, तो यानी गुणा करिएगा तो हो जाएगा 1 + 3, यानी जोड़ देंगे तो केवल 4 होगा। उसके बाद यहाँ निकालिएगा A12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़िएगा तो आएगा 3 माइनस होता है, विषम होता है, विषम के लिए माइनस, तो 3 का मतलब वो हो जाएगा 1 2 का मतलब ये स्तंभ खत्म हो जाएगा, गुणा करिएगा 2 का में 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, बराबर हल करेंगे तो -5 आएगा। यहाँ निकालिएगा A13 जोड़िएगा 3 1 4, 4 के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे, तो ये गुणा करिएगा 2 का में 2 हो जाएगा और 1 का में 1,
यानी 2 माइनस 1 बराबर 2। यानी पहले पंक्ति के सापेक्ष हमने सखंड निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पहले पंक्ति के सापेक्ष निकाल लिया गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 माइनस 5, ये देखिए ये 2 में से 1 हटेगा तो 1 होगा। अब दूसरे पंक्ति के सापेक्ष निकालते हैं। दूसरे पंक्ति के सापेक्ष निकालेंगे तो याद रखिएगा दूसरी पंक्ति हमेशा के लिए साइलेंट रहेगी, यानी उसको खत्म कर देंगे, छिपा देंगे। तो निकालेंगे यहाँ दूसरे पंक्ति के सापेक्ष 2 1 देखिए जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। 3 हमारा विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 2 1 का मतलब ये देखिए ये पंक्ति खत्म रहेगी। 2 1 का मतलब पहला स्तंभ भी खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये, तो माइनस 1 हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक सूत्र का माइनस 1 होता है तो 1 हो जाएगा। जब माइनस 1 1 जोड़ेंगे तो माइनस 2 होगा, उस माइनस 2 का गुणा करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। चलिए निकाल लिए। अब यहाँ निकालेंगे 8 2 2, 4 होगा, 4 के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे तो 8 2 2 मतलब ये आपका स्तंभ खत्म। तो गुणा करेंगे 1 1 में 1 माइनस 1 1 में 1 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ निकालिएगा 8 2 3, जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 यानी विषम संख्या के लिए माइनस, तो 5 ये होगा। ठीक है, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 1 में 1 और माइनस 1, तो 1 माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात जोड़ देंगे तो 1 1 2 यानी प्लस 1 1 2 होगा और आगे माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा। यानी हमने दूसरे पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर लिया। अब हम तीसरे पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो तीसरी पंक्ति हमारी ये है। चलिए इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति है तो 3 1 में यह पंक्ति खत्म हो जाएगी, यानी यह स्तंभ खत्म हो जाएगा। ये पंक्ति तो खत्म रहेगी। गुणा करेंगे तो माइनस 3 का 3 में करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 1। 3 में से 1 हटाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे A32 जोड़ेंगे 5 5 के लिए माइनस का प्रयोग किया जाएगा। अब ये है 5 यानी यह स्तंभ खत्म हो जाएगा। गुणा करेंगे तो माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 और 2 जोड़ देंगे तो माइनस 5 होगा, उस माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। चलिए अंतिम निकालना है A33 जोड़ेंगे 3 3 6 होगा यानी प्लस में होगा। A33 यह है, यह आपका स्तंभ और ये पंक्ति खत्म। 1 1 में 1 सूत्र का माइनस, 2 1 में माइनस 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस 3। यानी हमने यहाँ निकाल दिया सखंड। अब आगे देखते हैं एडजॉइंट निकल गया है। तो एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, तो आपको पता हो गया है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod A एडजॉइंट ए। तो चलिए लिखते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है, सबको पता है। तो यहाँ डायरेक्ट निकालिएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A। तो mod A का मान आया है 10, यहाँ हम कर देंगे 10। उसके बाद एडजॉइंट आपको पता है कि एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो लिखिए क्रमशः 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1। उसके बाद 2 0 माइनस 2, 2 0 माइनस 2। उसके बाद 2 5 3, 2 5 3 और इस पे रहता है टी आनिक प्रवर्त अवयव। तो ए इनवर्स निकालिएगा तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/10। यानी सभी पंक्ति को चेंज कर देंगे। पंक्ति नंबर 1 है 4, तो पंक्ति स्तंभ नंबर 1 4 माइनस 5 और 1, 2 0 2 और ये 2 5 3। चलिए अब निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट आते हैं। हमारा जो सूत्र होता है वो होता है कैपिटल X बराबर ए इनवर्स और यहाँ होता है B। इसके सूत्र का प्रयोग करके सवाल हल करते हैं। तो देखिएगा ए इनवर्स x इसके बराबर यहाँ लिखा गया है कि होता है x y z। चलिए कर दिए बराबर ए इनवर्स का मान निकाला गया है 1/10, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 3 गुणे b भी दिया है 4 0 2। यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 4 0 2। पहले इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करना आपको आता है, देखिए गुणा करते हैं। नीचे गुणा करेंगे तो 1/10 रहेगा। इसका देखिए गुणा कैसे करते हैं, गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 4 के 16, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 2 के 4। चलिए गुणा हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 5 के 20 माइनस 20 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 0
ऐसा करेंगे तो 2 5 10, ऐसा करते हैं तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 हो गया, ये हो जाएगा 0 और इसे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए नीचे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 1/10 हल करिएगा तो 16 4 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20 में से 10 घटेगा तो -10 और 4 छोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। नीचे देखिएगा थोड़ा सा, सभी में 10 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो ये 10 दूनी 20, 10 से में 10, 10 से में 10। और आपको पता है कि जब 2 अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ अतः क्रम सब तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस दे जाएगा -1 और z बराबर हो जाएगा 1। इस तरह से हमने प्राप्त किया 2 - 1। देखिए ये सवाल थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये सवाल लड़के बना करके आते हैं और ये 8 नंबर आपको देगा। तो याद रखिएगा, अगर 10 मिनट भी लेते हैं सवाल बनाने में तो आपके पास 3 घंटा होता है, यानी 180 मिनट होते हैं। अभी भी बहुत समय बचेगा आपको, लेकिन यह 8 नंबर आपको देकर जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिर्फ यह जो x y z दिए हैं उनके गुणांक बदलेंगे, हल करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो आप इसकी एक एक पॉइंट को समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समीकरण हल करके आया होगा। अब मैं इसके जो बाकी सवाल हैं उसको नहीं बताने वाला हूँ, आप इसे खुद हल करेंगे। और अब अगर कमेंट करके आप बताते हैं कि यह सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो 2 महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं सारणिक और आव्यूह, ये खत्म हो गए हैं और सारणिक और आव्यूह मिला करके 13 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। तो 13 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद अगला जो प्रश्नावली है कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। तो बस आप MS टीम एजुकेशन के साथ बने रहें। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अब तक जितनी भी वीडियो आप मिस हुई है आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। आप लाइक और कमेंट करते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कंटिन्यूटी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।